देखो बेटा, भारत में राष्ट्रवाद लेसन का अगला टॉपिक है सत्याग्रह का विचार। भारत में जो है सत्याग्रह का विचार कौन लेके आए, तो वो लेके आए महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी कब आए थे? जनवरी 1915 में भारत लौटे थे अफ्रीका से, दक्षिणी अफ्रीका जो देश है वहाँ से भारत वापस आए थे। ठीक है, और आते ही उन्होंने जो है ये मुहिम स्टार्ट की सत्याग्रह पर। तो देखो, सन जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे। उन्होंने एक नए तरह के आंदोलन के मार्ग पर चलते हुए वहाँ की नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया। नस्लभेदी का मतलब होता है जैसे रंग रूप के आधार पे जो है ना वहाँ भेदभाव होता था, काले और गोरे के मध्य बहुत ही अधिक मात्रा में भेदभाव होता था, और उसी का शिकार जो है वो महात्मा गांधी जी भी हुए थे, काले और गोरे में, क्योंकि महात्मा गांधी जी जो सांवले रंग के थे और उनके साथ भी वहाँ दुर्व्यवहार हुआ, और उसी दुर्व्यवहार के कारण इन्होंने वहाँ की जो सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ अपना जो है केस दायर किया, और उस केस में विजित होकर के भारतीय लौटे थे। ठीक है, वहाँ से नस्लभेदी जो है भेदभाव जो था उसको समाप्त करके सभी को समान अधिकार दिला करके भारत लौटे थे। अब बात करते हैं आगे। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर बल दिया जाता था। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य की शक्ति का आग्रह, मतलब अपने अंदर जो है सत्य की शक्ति को मजबूत बनाओ और साथ में सत्य की खोज पर बल दो। ठीक है, इसका मतलब यह था कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की ज़रूरत नहीं है। सत्याग्रह का मतलब होता है कि शारीरिक बल के बिना ही जो है शांतिप्रिय रूप से, अहिंसात्मक रूप से किसी भी चीज़ को मनवाना। आक्रामकता या प्रतिशोध की भावना का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के बल पर ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं अपितु सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर बाह्य करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही विजय होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरो सकता है। मतलब अहिंसा जो है ये जो है सभी को एकता के सूत्र में पिरो सकता है, मतलब बांध सकता है। तो इसके लिए महात्मा गांधी जी ने जो है जनवरी 1915 में भारत आए, और भारत आने के बाद उन्होंने सत्याग्रह के लिए आंदोलन चलाया, और सबसे पहले कहाँ पहुँच गए? बिहार के अंदर चंपारण में। तो भारत आने के पश्चात गांधी जी अनेक स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। उन्होंने सन 1916 बिहार में चंपारण इलाके का दौरा किया। देखो बेटा, पिछली बार जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये जो अभी 2020 के अंदर जो एग्ज़ाम हुए थे 10वीं क्लास के, उसमें जो है ये गुजरात वाला जो है खेड़ा, ये मैप के अंदर आया था। ठीक है, कि भाई जो खेड़ा आंदोलन कहाँ हुआ, तो गुजरात में हुआ। उस स्थान को दर्शाना था, खेड़ा जो था ना उसको दर्शाना था। तो ये पॉइंट आते हैं आपको, और वहाँ लिखना था खेड़ा। ठीक है, गुजरात के अंदर सन 1917 में गुजरात में कौन सा आंदोलन हुआ? तो खेड़ा आंदोलन हुआ था। ठीक है, खेड़ा के अंदर, ठीक है, खेड़ा ज़िले में, तो खेड़ा ज़िला जो आपको वो दर्शाना था। जैसे बिहार के अंदर अगर बात करें चंपारण इलाके, तो चंपारण दर्शाई पॉइंट रहेगा बिहार के अंदर, वहाँ चंपारण को लिखना है कि चंपारण। सन 1916 में बिहार में कौन सा आंदोलन हुआ? तो चंपारण में। किसके खिलाफ? औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ। ठीक है, किसानों द्वारा ये आंदोलन किया गया था। तो चंपारण इलाके का दौरा किया तथा दमनकारी बागान व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। सन 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल नष्ट हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की स्थिति में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। सन 1918 में गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन चलाने सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच अहमदाबाद जा पहुंचे। अब अहमदाबाद जो सूती कपड़ा मिल मजदूर थे उनके पास जा पहुंचे। देखो बेटा, ये मैंने चित्र दिखाया गया है, देखो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें क्या दिया गया है कि दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय मजदूर फोक्सट्रस्ट से गुजर रहे हैं। 6 नवंबर 1913
13 किससे गुजर रहे हैं? फोक्स थ्रस्ट। फोक्स थ्रस्ट क्या है? तो ये फोक्स थ्रस्ट जो है एक जगह है दक्षिण अफ्रीका की, वहाँ से ये लोग गुजर रहे थे। तो यहाँ इनको महात्मा गांधी इस जो सभा थी, इस जो मजदूर वर्ग था, इसका जो नेतृत्व कर रहे थे, तो इनमें इनको वहाँ रोक लिया गया। ठीक है, रोका गया और महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, जो मजदूर ऐश्वेतों के अधिकारों का जो हनन हो रहा था, रंग भेद के खिलाफ जो है महात्मा गांधी सत्याग्रह चला रहे थे। तो ये वो कहानी है अभी। तो न्यूकैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे इस जुलूस में महात्मा गांधी मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे। जब जुलूस को रोका गया और महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो हजारों मजदूर ऐश्वेतों के अधिकारों का हनन करने वाले नस्लभेदी कानून के खिलाफ सत्याग्रह में शामिल हो गई। तो ये चित्र आपके पास सामने आएगा। इस चित्र में ये पूछा जाएगा क्या प्रदर्शित हो रहा है। तो ये भारतीय मजदूरों का नेतृत्व करते कौन थे? महात्मा गांधी जी। यहाँ किस चीज़ का भेदभाव था? ऐश्वेतों के मध्य नस्लभेदी कानून के खिलाफ क्या चलाया गया था? आंदोलन। कौन सा? सत्याग्रह। ठीक है, रख लोगे याद। अब आगे देखो बेटा। कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है, परंतु जिस शक्ति की बात इस लेख में की गई उसे केवल शक्तिशाली ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसके लिए जो संघन सक्रियता चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं अपितु सक्रिय आंदोलन था। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं, सत्याग्रही अपने दुश्मन को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल और सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह कहा जाता है। आत्मा के ज्ञान से हमेशा लैस होती है, इसमें प्यार की लो जलती है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म। अहिंसा को क्या माना गया है? सर्वोच्च धर्म। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विनाशकारी शास्त्रों के मामले में यूरोप और ब्रिटेन का मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते हैं, वे सब हथियारों से लैस होते जा रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग अभी भी हथियार लैस नहीं चल सकते। उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात किया है। ये बात सही कि भारत में आज भी जो है लगभग जो लोग हैं वो बिना हथियार के चलते हैं, मगर जो यूरोपीय जो देश हैं उनके अंदर तकरीबन सभी लोगों के पास हथियार हैं, वो युद्ध के देवता को मानते हैं। अब है रोलेक्ट एक्ट। देखो रोलेक्ट एक्ट एक ऐसा नियम था, कानून पारित किया था अंग्रेज़ों द्वारा कि भाई किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाए और उसको यातनाएं देना। तो इससे क्या था कि हमारे देश में जो क्रांति हो रही थी उस क्रांति को दबाने के लिए रोलेक्ट एक्ट पारित किया था, ताकि उन राजनीतिक लोगों को जेल में डाला जा सके, ठीक है, और उन पर मुकदमा चलाया जा सके, ताकि जो ये आंदोलन हो, जैसे खिलाफत आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, ये बंद हो सके। ठीक है, तो इस सफलता से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोलेक्ट एक्ट 1919 के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। इस कानून को भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने और राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल से शुरू होना था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूस निकाले गए, दुकानें बंद हो गई, रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों के दमन करना शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत बड़े स्थानीय नेताओं को बंदी बना लिया गया। बहुत से जो स्थानीय नेता थे उनको बंदी बना लिया गया। गांधी जी दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। अमृतसर में 10 अप्रैल को पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके पश्चात लोग डाकखानों, बैंकों तथा रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया।
जिसके अंदर जो है मार्शल लॉ लागू होने के बाद भाई क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता। मतलब जो हम बोलते हैं धारा 144, इसमें एक सभा नहीं बना सकते, 4 से 5 व्यक्ति इकट्ठे एकत्रित नहीं हो सकते, जिसे हम ये लगा लो कि राष्ट्रपति शासन बोल लो, ठीक है। धारा 156 का प्रयोग किया गया। जनरल डायर ने कमान संभाल ली, और उस समय जो जनरल थे वो जनरल डायर थे, उन्होंने अपनी कमान संभाली। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, और इसी मार्शल लॉ के कारण जो है जलियांवाला बाग में जो सभा हो रही थी, उनको ये नहीं पता था कि भी मार्शल लॉ लागू हो चुका है देश में, ठीक है। इसलिए वो सभा कर रहे थे, और उस सभा के अंदर अंधाधुंध जो है जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी। उस दिन बहुत सारे गांव वाले अमृतसर में एक मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में इकट्ठे हुए थे। इस मैदान में चारों ओर से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहाँ एक तो लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा, और जाते ही उसने मैदान में बाहर निकलने के सभी मार्गों को बंद कर दिया। इसके पश्चात उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव उत्पन्न करके एक नैतिक प्रभाव पैदा करना चाहता था। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, जगह जगह हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन सभी कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का मार्ग अपनाया। सरकार लोगों को आतंकित और अपमानित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने तथा सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए बाध्य किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए तथा गांव पंजाब गुजरावाला पर बम गिराए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। भले ही रोलेक्ट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से कस्बों और शहरों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी संपूर्ण भारत में और भी अधिक जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बगैर ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को एक दूसरे के नज़दीक ला सकते हैं। ऑटोमन जो साम्राज्य था तुर्की की पहले विश्व युद्ध में हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामी विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन साम्राज्य, जो वहाँ का तुर्की का जो खलीफा था, ठीक है, सुल्तान, उसको एक बहुत ही सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की सभी जो ताकतें थी कालिक शक्तियों की सुरक्षा के लिए मुंबई मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दो थे भाई, जिन्ना जो बंधुओं के साथ अनेक युवा मुस्लिम नेताओं ने महात्मा गांधी के साथ इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाना चाहिए, ठीक है। ये मेन था भाई। अब देखो, इसमें जनरल डायर द्वारा जो मार्शल लॉ लागू हुआ था उसमें चलने के बाध्य किया गया, ठीक है। शहरों के अंदर जनरल डायर के हुक्म से सिपाही लोगों को घिसट कर चलने के लिए मजबूर कर रहे पंजाब, ठीक है। तो ये था बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसमें से जो मेन क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। चंपारण आंदोलन कब किसने, ठीक है, खेड़ा आंदोलन कब हुआ, किसने स्टार्ट किया, महात्मा गांधी जी भारत कब आए, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ जो है कब सभा हड़ताल कब शुरू होनी थी, ठीक है, किसने लागू की, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रोलेक्ट एक्ट को लागू किया, ठीक है। किसके विरोध में, भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद भी, ठीक है। 10 अप्रैल को पुलिस एवं शांति जुलूस पर गोलियां चलाई गई, ठीक है, जिससे महात्मा गांधी को दिल्ली में जाने से प्रवेश पर भी आपत्ति लगा दी गई थी, ठीक है। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध हारने के बाद ऑटोमन जो साम्राज्य तुर्की का शासक था, ऑटोमन सम्राट, उसके खिलाफ कौन सी साजिश चल रही थी, उसके लिए कौन से नेता जो है महात्मा गांधी से मिले, तो मोहम्मद अली और शौकत अली जिन्ना, ठीक है। ये लो, तो ये क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं फिर नोटबुक में।